चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट नया चैप्टर है आज, दैट इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस। आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 2 है, पेज 15। काफ़ी जगह अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े उसमें आ रहा था ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब टर्म्स थे जो अपने बाकी थे, तो आज इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे। देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें पढ़नी है। एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 5, और रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 6। जो पूरा ब्लॉक है वो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 है इस चैप्टर में, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, बट मेजर है 5 और 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे एग्जैक्टली। देखिए, जो टाइप्स ऑफ असेसी है उनको कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग कि वो इंडिया में कितने दिन रहते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं या किसी और कंट्री में ज़्यादा रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो या तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो सकते हो या नॉन रेसिडेंट हो सकते हो। नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआईज अपने बोलते हैं। और रेसिडेंट होने में भी दो कैटेगरी है, ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी। तो ये दोनों में से भी आपको एक कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हो। आपकी टैक्सेबिलिटी आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे बिलोंग करेगी, डिपेंड करेगी। तो अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो टैक्सेबिलिटी अलग होगी, नॉन ऑर्डिनरी हो तो अलग होगी, नॉन रेसिडेंट हो तो अलग होगी, डिपेंड करता है। जितना बंदा यहाँ का लोकल ज्यादा है उससे ज्यादा चीजों पर टैक्स लिया जा सकता है, उसको ज्यादा टैक्स रेंज में कवर किया जा सकता है। जितना बंदा आउटसाइडर होता जाएगा उतना उससे फिर हर चीज पे टैक्स नहीं ले पाएंगे। मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव या जो लॉजिक है वो यही है। इसी बेसिस पे आपको चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक तो हमें ये समझना है कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है, ये वन टाइम है या फिर ईयरली है। एक सिटीजनशिप अलग होती है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। काफी बार लोग इसको मिक्स कर देते हैं। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस सेम नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वन टाइम होती है और परमानेंट रेसिडेंशियल स्टेटस वन टाइम होता है। वो आपका पासपोर्ट है, उससे पता चल जाता है कि आप कौन से कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हो, वैसा है। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस आपके प्रीवियस ईयर के स्टे पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे। तो ये हर साल चेंज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर आप रेसिडेंट थे, इस साल आप नॉन रेसिडेंट हो। लास्ट ईयर ऑर्डिनरी थे, इस साल नॉन ऑर्डिनरी हो। वेरी कर सकता है बिकॉज ये एनुअल बेसिस पे चेंज होता है। अब जनरली 99.99% लोगों को इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज हम तो पूरा साल इंडिया में ही होते हैं। हम कहाँ इंडिया के बाहर जा रहे हैं। वंस इन अ वाइल कभी कोई फॉरेन ट्रिप पे 4-5 दिन घूमने चले गए तो वही बजट बैठ जाए तो बड़ी बात है। तो सबके लिए तो अफोर्डेबल है नहीं कि भाई इंडिया के बाहर घूम रहे हैं। बट जो लोग बिजनेस पर्पज के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए या काम के लिए फ्रीक्वेंटली इंडिया के बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए ये बात रेलेवेंस रखती है। अब इसमें जनरली सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं। इनके अलावा तो कोई है नहीं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता होगा, या बड़े बिजनेसमैन है जिनका एमएनसीज में इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चलता है, तो वो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। तो उन्हीं के लिए ये सब पॉसिबल है, बाकी सबके लिए तो नॉर्मल बात है वैसे। तो ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन है, जो कैटेगराइज करता है कि भाई कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। सेक्शन 6 आपको कैलकुलेशन सिखाता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट कैसे करते हैं। सेक्शन 7, 8 और 9 उसके सपोर्टिंग सेक्शन हैं। तो ऐसे पूरा जो टॉपिक है वो अपना यहाँ पे चलने वाला है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ थियरी भी है और उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आएगा। सबसे पहले अपने को पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 6, नॉट 5। 5 बाद में समझ आएगा क्योंकि 6 के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो सबसे पहले सेक्शन 6 पे आ जाओ। ये कैलकुलेशन वाला भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। पेज 19 पे देख लो, सेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, बिकॉज इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। चलिए देखें। सबसे पहले सेक्शन 6 में है सब सेक्शन नंबर 1। ये बात करता है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा हो सकता है उसको समझ लेते हैं। दो कैटेगरी में बांटा है, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट। ये पहला क्राइटेरिया। अगर आप रेसिडेंट हो तो फर्दर क्लासिफिकेशन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। शॉर्ट में बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। सिंपल क्लासिफिकेशन है, यहाँ कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं। तो ये है पहला तो बाइफर्केशन कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकता है। अब कैलकुलेट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि भाई रेसिडेंट कौन होता है, पहले इस पे बात करेंगे। ठीक है, दिस वर्सेस दिस। फर्स्ट लेयर
इसके ऊपर बाद में जाएंगे। इसका जो क्राइटेरिया है ये आपको एक्चुअली में मिलेगा सब सेक्शन 6 में, ठीक है। और यहाँ पे जो बातें हो रही है सब सेक्शन 1 में, इस पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसा है, अगर आपको इंडिया में रेसिडेंट प्रूव होना है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए 2 कंडीशंस आपको देखनी है। प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज का स्टे जरूरी है, ठीक है। रेसिडेंट होने के लिए 6 सबसेक्शन 1 आपको कुछ क्राइटेरिया बता रहा है। पहला क्राइटेरिया ये है कि प्रीवियस ईयर में आपका स्टे इंडिया में कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इंडिया में रेसिडेंट हो। और अपने तो 365 दिन इंडिया में होते हैं, लीप ईयर होगा 366 होंगे तो भी अपन इंडिया में होते हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं। तो अपने लिए तो ये रेसिडेंट ही रहने वाला है, तो अपने लिए पॉइंट इतना फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कभी आप नॉन रेसिडेंट में आ जाओ, वो कंडीशन है नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मान लो 182 डेज आप इंडिया में नहीं थे लास्ट ईयर, दूसरी एक और कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज आपका इंडिया में होना जरूरी है, 60 डेज और मोर। 182 के बदले 60 भी चलेगा, बट इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसके पहले वाले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका इंडिया में 365 डेज के लिए होना जरूरी है टोटल। कंडीशन में समझा दूंगा कैसे वर्क करती है। पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले वाले 4 साल उनका टोटल मिला के 365 डेज, नॉट पर ईयर, ठीक है। टोटल मिला के 4 साल का 365 डेज आपका इंडिया में स्टे होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप साथ में फुलफिल कर लेते हो तो भी आप रेसिडेंट हो, 1 और 2, बट 2 में इंटरनली 2 कंडीशन है, ए और बी, ऐसे मान लो। सब लिखा हुआ है, देख लो। ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है वो थोड़ा समझ लेना, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको लिख देता हूँ। देखो अपना जो AY है वो कौन सा है, 26, 27। तो इसका जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 25, 26। अब जब भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है अपने लिए रेलेवेंट। अब जब यहाँ पे बोला है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो इसके पीछे के 4 साल एक्सक्लूडिंग दिस, ये होगा 24, 25, 23, 24, 22, 23 और 21, 22। ये हो गए आपके 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। समझ आए, ये कंडीशन है। बोलो कुछ कंफ्यूजन, क्लियर? प्रीवियस ईयर और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में अपना प्रीवियस ईयर कभी इंक्लूड नहीं होता है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसके पहले वाले, वो एम्प्लॉयड सी बात है। तो ये 4 साल में आप मिला के अगर टोटल 365 डेज इंडिया में रहे हो तो कंडीशन फुलफिल हो गई, और इस साल में आप 60 डेज इंडिया में रहे हो तो भी मोर देन इनफ है। तो जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे एंड है, दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना नेसेसरी है, और इन दोनों कंडीशन के बीच में और है, इन दोनों में से कोई एक फुलफिल होना नेसेसरी है। कंडीशन ध्यान में रखनी है और उसको अप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, डेज और मंथ्स का टोटल मारना और कुछ नहीं करना है। चलो देखें आगे। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर लो, आप रेसिडेंट तो प्रूव हो ही गए। रेसिडेंट हुए तो ऑर्डिनरी पे आगे जाके चेक करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं जो आपको पेज 20 पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसमें ऐसा बोला है कि जो 60 डेज वाली कंडीशन है पॉइंट बी में, वो 60 डेज के बदले हो जाएगी 182 डेज, मतलब ये वाली। ये जो 60 डेज लिखा है ना, ये कितना हो जाएगा, 182 डेज। इन शॉर्ट इस कंडीशन में और इस कंडीशन में फर्क ही खत्म हो गया। अगर आपने 60 का 182 कर दिया तो ये फुलफिल करो, ये करो, बात एक ही है। मिनिमम 182 तो प्रीवियस ईयर में करना ही है। डायरेक्टली बोल देते कंडीशन 2 छोड़ के 1 ही फॉलो करनी है तो भी बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अब जैसा बोला है वैसे ही रखना पड़ेगा, अपने उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, किन के लिए ये कंडीशन लगाई गई, स्पेशल केसेस क्या है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोला है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हो, जॉब या बिजनेस के लिए गए हो, प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के आप गए हो, तो उस कंडीशन में आप उस प्रीवियस ईयर में इंडिया के रेसिडेंट तभी माने जाओगे जब मिनिमम 182 डेज का स्टे आपका इंडिया में हो। अगर उससे कम टाइम का स्टे इंडिया में है और जल्दी बाहर चले गए थे तो फिर रेसिडेंट वाली कैटेगरी में नहीं आओगे, नॉन रेसिडेंट में आ जाओगे।
तो उनके लिए 60 डेज नहीं है, 182 डेज है, स्पेशल केस हो गया। दूसरा बोला है आप शिप के क्रू मेंबर के तौर पे इंडिया के बाहर गए हो, आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन शिप पे काम करते हो। अब जो मर्चेंट नेवी या फिर ये सब बिजनेसेस में होते हैं, कार्गो शिप पे काम करते हैं, वो लोग ना 6-6 महीने के लिए शिप पे रहते हैं, फिर 6 महीने घर आता है। तो बड़ा अजीब सा शेड्यूल है उनका, घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो 6 महीने घर पे सिर पे बैठा रहता है, 6 महीने नजर नहीं आता। ये क्या बात हुई? ऑर्डिनरी काम होना चाहिए ना कि भाई 10 से 8 ऑफिस गया, 8 बजे घर आ गया, तो रोज दिखना तो चाहिए। तो इनका थोड़ा काम अलग ही होता है, ये 6 महीने घर पे रहते हैं, 6 महीने बाहर, तो थोड़ा सा रूटीन डिफरेंट है उनका। अब ऐसा है कि ये क्रू मेंबर के तौर पे अगर आप जा रहे हो तो भी आपके लिए फर्स्ट कंडीशन या 182 डेज वाली कंडीशन है, 60 डेज अवेलेबल नहीं, वो ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, आप रहते हैं इंडिया के बाहर हो, एनआरआई की बात हो रही है। अब एनआरआई वाले जो कैटेगरी है वो भी थोड़े अलग है और अजीब भी है। इंडिया के बाहर जाके रहते तो है, तो छोटा मोटा काम पड़ता है तो इंडिया आ जाते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में क्या है ना, जगह जगह काफ़ी सारी चीज़ें महंगी बहुत है, हर चीज़ हर जगह का अपना प्लस माइनस तो होना ही है। अब इंडिया में अपने प्रॉब्लम्स गिनवाने बैठे तो बहुत सारी है, कम नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में भी होगा। ऐसा कोई हेवन ऑन अर्थ वाली तो सिचुएशन है नहीं कि इस देश में चले जाओ तो सब कुछ अच्छा ही है, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस होने वाला है। तो दूसरे कंट्रीज में जो इंडियंस रह रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कि भाई ये एनआरआईज है, दूसरे कंट्री में जाके स्टे कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बार इंडिया आते हैं। अब जब वो इंडिया आते हैं, साल में कुछ दिन तो यहाँ पे रहते होंगे, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस जब डिसाइड करना है तो 60 डेज वाली कंडीशन नहीं, 182 डेज वाली ही कंडीशन देखी जाएगी वैसा, क्योंकि मेजोरिटी टाइम तो वो इंडिया के बाहर ही रहते हैं। अब होता है ऐसा, शॉपिंग करने इंडिया आ जाते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना इंडिया आ जाते हैं, ऑपरेशन कराना इंडिया आ जाते हैं, ऐसा भी होता है क्योंकि सस्ता पड़ता है। अब आप ये यूके में और जितने लोग रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, उनको अगर दांत का ट्रीटमेंट कराना तो इंडिया आके करवा के जाते हैं, वहाँ महंगा पड़ता है, एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, ऊपर से महंगा पड़ता है। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज जो है इंडिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है और कन्वीनियंट भी है। रीज़न ये है कि अपने यहाँ पे प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो आधे घंटे में डॉक्टर अवेलेबल होंगे, लाइन में बैठना पड़ेगा तो आप इरिटेट हो रहे हो, आधे घंटे से बैठे, इतनी भीड़ है। फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो 2-2, 4-4 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं देते। दांत का प्रॉब्लम है, पेन किलर खाओ, बोले अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? 4 महीने बाद आना। और 4 महीने बोले हाँ, पेन किलर खाओ, जो आपका नंबर है उस हिसाब से आपको आना है। तो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन जैसे चले जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई शाम को मिलेंगे 5 से 8, जाके मिल लो, दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। उतनी कन्वीनियंस जो है वो हर कंट्री में नहीं है, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, यूके में, ये सब कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस अलग है। वहाँ पे तो ऑपरेशन के लिए भी तारीख मिलती है। अगर ऐसा है कि भाई ऑपरेट नहीं किया तो मर जाएगा इंसान, तो इमरजेंसी में लेते हैं। और यही अगर ऐसा है कि आप बिना ऑपरेशन के भी 6 महीने जिंदा रह सकते हो और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो भाई जो तारीख आएगी उस हिसाब से आपको आना है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड है और टोकन सिस्टम चलता है वहाँ पे, तो वैसा है। तो इंडियंस क्या सोचते हैं, इससे बेटर इंडिया जाके करवा के आ जाता है। कितनी बार महंगा पड़ता है कि भाई इतने डॉलर, इतने पाउंड वहाँ देंगे, इतने में तो आने जाने का खर्चा भी निकल आएगा। तो इंडिया भी चले जाएंगे, ट्रीटमेंट भी करा लेंगे, थोड़े दिन अपने घर पे आराम भी कर लेंगे, रिश्तेदारों से मिल भी लेंगे, वापस आ जाएंगे, तो भी पैसा बचता है। तो लोग ट्रीटमेंट यहाँ करवा के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी नॉर्मल है। तो इनके लिए बोला है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, बच्चों के कपड़े, चश्मे सब यहाँ से बनवा के जाते हैं। सब महंगा पड़ता है फॉरेन कंट्री में, और इंडियन करेंसी इतनी चीप है, डेली चीप होती जा रही है। देखिए अभी 95 रुपीज़ टच हो गया, बोल रहे अभी 2-4 दिन में 100 रुपये पार हो जाएगा डॉलर, तो सेंचुरी हो जाएगी वैसा है। तो इतना सस्ता पड़ता है उनको वहाँ से आना कि भाई यहाँ पे आके सारी चीज़ें भर के लेके जाते हैं, तो भी उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है फ्लाइट्स की टिकट सेटल करने के बाद भी। ये फर्क है, डिफरेंस है करेंसी का, उस हिसाब से तो इनके लिए कंडीशन रखी है। अब जो पॉइंट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो कौन होता है उसका भी अपना मतलब है, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे है एक नोट में, पेज 21 पे एक नोट है, उसमें आपको मिलेगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एग्जैक्टली कौन है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एक सेक्शन के रेफरेंस से, उसमें ऐसा बोला है अगर आप, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स तीनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ठीक है, तो फिर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन माने जाएंगे। इसको पीआईओ बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वैसे बोला जाता है। आप, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया बॉर्न हुए, मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान साइड पे, बट 15 अगस्त 1947 से पहले। और ग्रैंड पेरेंट्स में मैटरनल पैटर्नल दोनों आ गए, नाना नानी दादा दादी चारों में से कोई भी, तो अगर उस एज में वो पैदा हुए थे तो फिर उस वजह से आप आज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो।
अब ये चीज़ जनरेशन वाइज धीरे धीरे एक पॉइंट पे चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज आप तो उस कैटेगरी में हो नहीं, आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स 65, 70, 75 के बर्थ ईयर वाले होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, तो वो अगर उसमें भी तब एज गैप कम होता था, ठीक है, 18-20 साल की उम्र में तो बच्चे हो गए होते थे। तो अगर आपके पेरेंट्स 70s वाले हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स 50s वाले होंगे, तो 47 के पहले वाले बहुत कम होंगे, बट कुछ लोग हैं अभी भी। पर 47 के पहले वाले जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग अगर आज इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। बट ये चीज़ कितने टाइम तक सस्टेन करेगी? अगली जनरेशन में तो ये क्राइटेरिया चेंज ही हो जाएगा वैसा है, क्योंकि अब आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स वो तो ये 70s वाली एज के हैं, तो ये क्राइटेरिया तो सेट होगा नहीं। तो ये डेफिनेशन सूनर और लेटर चेंज तो होगी, लेकिन जब तक जनरेशन वाइज रेलेवेंट है तब तक यही चल रही है। तो आज की डेट में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन डिफाइन करना हो तो जो पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है वो उसके पेरेंट्स में से कोई एक या उसके ग्रैंड पेरेंट्स चारों पैटर्नल मैटरनल में से कोई एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे बॉर्न हुआ था, फिर भले इंडिया वाली साइड पे हुआ था पाकिस्तान वाली साइड से, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसको इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अपने बोलेंगे। तो ये सेक्शन में इन्होंने कंडीशन समझाई है और आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स इससे पहले की डेट वाले 47 एग्जैक्ट, बाकी सब पूछा? अच्छा, पता ही नहीं है। उस जमाने में तो लोगों को पता भी नहीं होता था, ठीक है, एग्जैक्ट बर्थ डेट तो मालूम होती नहीं थी, बोले नहीं अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे, हाँ वो तिथि के हिसाब से चलता था ना, तो बोले इस महीने की ये थी, पूनम थी, अमावस थी, 30 थी, वैसे था, 11 थी, उस पर पैदा हुए थे, तो ऐसा सब उनको याद होता है। इंग्लिश कैलेंडर वाली डेट्स तो पता ही नहीं होती। हाँ तो वो है, तो अभी अब देखो एकदम बॉर्डर लाइन है ना, 47 है, काफी लोग उसके बाद ही होंगे वैसा है। मेरे ग्रैंडफादर है, उनका 42 या 43 का बर्थ ईयर था मेरे हिसाब से, बट अब वही है कि वो जनरेशन वाइज शिफ्ट होता जाएगा तो फिर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। दैट इज इंडियन ओरिजिन पर्सन वैसे बोला हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी। सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, फिर दूसरा क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और ये तीसरा है सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन। अब जो मैंने आपको अनडिवाइडेड इंडिया बोला, अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ जो है वो पाकिस्तान वाली साइड पे हुआ था, क्योंकि वो पंजाब टेरिटरी पहले पूरी एक ही थी ना, तो उस तरफ था, फिर वो बंटवारा हुआ तो फिर सारी फैमिली इधर आ गई। तो हमारी कम्युनिटी वाले जितने भी है, एक्चुअली हमारा जो नेटिव प्लेस है ओरिजिनली वो अब के पाकिस्तान वाली साइड पे है, बट फिर पार्टीशन के टाइम पे जब हुआ डिसीजन लिया कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने तो टेरिटरी छोड़ ही दी, तो पूरी कम्युनिटी सारी वहाँ से शिफ्ट होकर फिर इधर आई। फिर कोई दिल्ली आया, कोई जयपुर आया, कोई मुंबई आया, कोई सूरत आया, तो वैसे आके फिर वापस से सबने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन वो वहाँ पे उनका नेटिव प्लेस था और वहाँ से है, और 1947 के पहले का बर्थ है। तो अनडिवाइडेड इंडिया में आप कहीं पे पैदा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बर्थ डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैटेगरी वहाँ से डिफाइन होती है वैसे, ठीक है। अब कोई पूछता है आपका गाँव का है बताऊंगा तो तुम भेज दोगे नहीं, इसलिए बता नहीं सकते। वो पूरा सारा पूरी कम्युनिटी वहाँ से, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, सिंधी कम्युनिटी है, वो पूरा सिंध जो है पाकिस्तान की टेरिटरी है, वो वहाँ से सारे हमारे वाले पंजाबी कम्युनिटी वाले मेजोरिटी जो है, अब वो पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए ना, ईस्ट वेस्ट हो गया, एक पाकिस्तान साइड पे गया, आधा इंडिया में है, और पाकिस्तान में ज्यादा है, 60% पंजाब जो है वो पाकिस्तान में डिवाइड हुआ और 40% इंडिया में, वैसा है। तो वो सारा पहले तो एक ही टेरिटरी थी ना, अब हमने बीच में लाइन बना दी तो एरिया ही पूरा अलग हो गया। तो काफी सारे जितने भी लोग हैं जो पंजाबी कम्युनिटी के हैं, 90% जो है उनका नेटिव टाउन वहीं पे था और वहां से ही उनको यहाँ पे आना पड़ा, तो वो तो नॉर्मल सिनारियो है वैसा, ठीक है। चलो देखें आगे, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, उसमें बोला है द पीरियड ऑफ 60 डेज गिवन इन द बी पॉइंट अबव, वही वाला, ये 60 डेज की बात फिर से हो रही है, वो 60 डेज के बदले उसको 120 डेज मानेंगे, नया क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 60 के बदले 182 माना था, अब इसको 60 के बदले मानेंगे, कलर कौन सा ग्रीन ले लेगा, इसको मानेंगे 120 डेज, ये तीसरा क्राइटेरिया। 120 डेज किसके लिए मानेंगे वो देख लो, इसमें कौन से एसएससी कवर हो रहे हैं। पहले तो बोला इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ये रहता है इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया विजिट करने आता है, वो दांत का इलाज करवाने, चश्मे बनवाने, ठीक है। हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये पैसे वाला है, टारगेट उसको वैसे किया है। एक तो इंडिया के बाहर रहता है तो फॉरेन कंट्री में तो पैसे कमाता ही है, इंडिया भी आता रहता है साल में 20-20 में। अच्छा, इंडिया में भी इसकी इनकम है, प्रॉपर्टी होगी, रेंट आता होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और कितनी इनकम है 15 लाख रुपए। ये तो साइड इनकम होगी, मेन तो काम वहां पे कर रहा है, यहाँ भी पैसे कमा रहा है और 15 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है। फॉरेन सोर्सेज की इनकम छोड़ के इंडियन सोर्सेज की इनकम है, ऐसे एसएससी का स्वागत तो करना पड़ेगा,
इसको लपेटना पड़ेगा रेसिडेंट वाली कैटेगरी में, ताकि इससे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा सके। अब यहाँ पे अगर 182 डेज कर देते तो बहुत इजीली ये उस कैटेगरी से बाहर हो जाता। अब एकदम 60 कर दे फिर थोड़ा ऑब्वियस लगता है कि लूटने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, बीच का रास्ता निकाल दिया, बोले 120 डेज रख देते हैं। अगर ये कंडीशन तो फेल कर होने ही वाला है, तो यहाँ पे एटलीस्ट उसको कवर करने की ट्राई करते हैं 120 डेज में। ये 182 कर देते तो सेम ही हो जाती, 60 वाली थोड़ी ऑब्वियस होगी, तो बीच में रास्ता निकाल दिया 120। तो अगर 120 डेज इंडिया में स्टे किया उसने इस साल, और पिछले 4 साल में 365 डेज का टोटल स्टे है, तो भी वो इंडियन रेसिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाए। ऐसा सब स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये वाले, नॉर्मल केस तो 60 वाला है, 182 वाला स्पेशल हो गया, 120 वाला स्पेशल हो गया। वैसे बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे समझ आ रहा है? ठीक है, चलो तो ये पॉइंट्स हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एक और सबसेक्शन है इसमें नीचे, सबसेक्शन 1A, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट ये, उसमें बोला है डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो। पहली कंडीशन है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, पासपोर्ट आपके पास यहाँ का है, रहते हैं फॉरेन कंट्री में, एनआरआई वाली कंडीशन, वहाँ की सिटीजनशिप आपको अभी मिली नहीं। हर कंट्री के सिटीजनशिप के रूल्स अलग है और बहुत मुसीबत वाले हैं। इतने साल रहो, ये कंडीशन फुलफिल करो, वो कंडीशन फुलफिल करो, ये पेपर जमा करो, तब जाके आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलती है, तो थोड़ा सा टास्क हो जाता है। वैसे तो ये सब पॉइंट्स है। अब बोला है कि एक तो आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपके ऊपर ये डीम्ड रेसिडेंट वाला पॉइंट आएगा। दूसरा, इंडिया में आपकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे पिछले पॉइंट में देख लो सेम। दूसरा बोला है ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। दूसरे कंट्री में आपका टैक्स लग नहीं रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, रहते दूसरे कंट्री में, वहाँ टैक्स नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे कंट्री हैं वर्ल्ड में ऐसे जो टैक्स हेवन वाली कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, और सही में ऐसा सिस्टम है। दुबई है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, और इस वजह से बहुत सारे इंडियंस स्पेसिफिकली अब दुबई शिफ्ट हो रहे थे अभी तक। अब जब से मिसाइलें गिरनी शुरू हुई है फिर वापस सोच रहे हैं कि क्या करें, बोले इससे तो इंडिया ही बेटर था। तो पूरा साल होशियारी तो मारते हैं, बोले इंडिया ऐसा है वैसा है, 2 मिसाइल वहाँ गिरती है भाग के आ जाते हैं, बोले नहीं इंडिया अच्छा है वैसा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो सिचुएशन तो नहीं है वॉर वाली, तो थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम अपना क्या है कंपैरेटिवली उस मामले में बेटर है। बाकी तो गया वही है, लेकिन ये मिसाइल वाले मामले में बेटर है कि एकदम से ऐसा रेसिडेंशियल एरिया मिसाइलें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, वो प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट नहीं आने देती। या अपना पॉलिटिकल बिहेवियर पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि उस टाइप के एग्रेसिव कंट्री में अपन नहीं है। वो वाले मिडिल ईस्ट वाले जोन में तो ऐसा ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कभी भी मार देंगे मिसाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुस्सा दिला दिया तो रुकते भी नहीं है। अब ईरान और यूएस का देख लो, अब यूएस वाला बोल रहा है, बोले 5 दिन के लिए सीज फायर। ईरान बोलता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई ऐसी, हम तो मिसाइल मारेंगे, जो करना है करो, ठीक है। अब तुम यार किसी के वहां मिसाइल मार के फिर बोलो अब नहीं मारेंगे, बोलेगा हम पागल बैठे हैं यहाँ पे मार खाने के लिए तुम्हारी, अब हम तो मारेंगे, जो करना है करो, ठीक है। ऐसा है तो बातचीत तो होने वाली नहीं। अब एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया तुमने, फिर बोलते हो वहां पे कोई बात करने वाला नहीं हमारे साथ। तो बोला जो बात करने के लिए था उसको मारा क्यों? अब बोलो बात करने वाला कोई नहीं। अब उनका इतना नुकसान कर दिया, अब उसके बाद जब वो मारने आए तो बोले नहीं अब लड़ाई खत्म हो गई, हम नहीं लड़ेंगे। बोलो आप क्यों नहीं लड़ोगे, अब तो लड़ना ही पड़ेगा, वैसा हो गया। तो अमेरिका को पहली बार ऐसा कोई भारी पड़ा है कि भाई अब गलती हो गई, मतलब ऐसा मारामारी कर तो ली, अब लग रहा है कि पिटाई अपनी ज्यादा हो जाएगी। और मेन क्या पॉलिटिकल प्रेशर, पूरा जियो पॉलिटिक्स हो गया, जो हॉर्मुज वाला बंद कर दिया ना, उसकी वजह से जो प्रेशर है। अब एक तो ईरान ने किया कि सारा मिडिल ईस्ट में आजू बाजू जो कंट्री सब पे मिसाइल छोड़ दी, किसी को नहीं छोड़ा। अब जो इन्वॉल्व नहीं है उसकी बिल्डिंगें भी तोड़ दी, पावर प्लांट पे मार दिया, यूएस की एम्बेसी पे मार दिया, सब जगह मिसाइलें छोड़ के 10 कंट्री मिसाइल छोड़ी है। अब वो सारे कंट्री अमेरिका को बोल रहे हैं कि भाई तू मत पंगे ले इससे, एक तो रास्ता बंद कर रखा है, ऑयल जाने नहीं दे रहा, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, प्लस तू कुछ करता है वो मिसाइल इधर मार रहे हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। तो तेरी वजह से हमारा पूरा नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरा अभी जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है दोनों कंट्रीज में, तो यूएस ने ना वो और इजराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उस पर मिसाइल छोड़ दी। ईरान वालों ने बोला भाई हम भी अब क्या करेंगे, जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं, अमेरिका पे नहीं मिडिल ईस्ट में, वहां पे अमेरिकन फैसिलिटीज जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, सब पे मिसाइल छोड़ेंगे। तुम देख लो, तुमको गैंग बना के लड़ना है हमारे साथ तो सबके वहां हमला होगा। अब ये सारे मिडिल ईस्ट वाले कंट्री क्यों फंसे हुए,
क्योंकि इनके यहाँ जो पीने का पानी है ना, वो डायरेक्ट स्वीट वाटर नहीं है, ये लोग डिसैलिनेशन करते हैं, दरिया का पानी निकालते हैं, उसमें से नमक अलग करते हैं, उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करते हैं और देश में पानी आता है। अब अगर उसके प्लांट पे मिसाइल मार दी ईरान ने, तो प्यासे मर जाएंगे सारे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब वो उनको डर लग रहा है। अब उस वजह से ना अमेरिका को जाके बोल रहे भाई बस कर, मत मारो और मिसाइल, तो पंगे मत ले, हमारा नुकसान हो रहा है। अब उसको जाके रोका है, इसलिए प्रेशर में आके ना बोलना पड़ा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज अमेरिका के साथ टाई अप में है। भाई हम पेट्रोल डॉलर में बेचेंगे, आप हमें सिक्योरिटी देना। अब ऐसा है कि भाई हम तो डॉलर में बेच रहे हैं, बट तेरी वजह से हमारा सामान बिक नहीं रहा है, तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अमेरिका वहाँ प्रेशर में आ गया कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो प्रेशर बना रहा है कि भाई ये ईरान से पंगे लेना बंद कर दे और ये रास्ता खुलवा दे। अब वो ईरान को बोल रहा है रास्ता खोल दो, बोले नहीं खोलेंगे, पहले हमारे जो प्लांट का नुकसान हुआ है वो ठीक होगा, उसके बाद बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैटर जो इतना एस्केलेट हो गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया में बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो ऐसे कंट्रीज ढूंढ रहे हैं जहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़े। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में फर्क तो है। अब दुबई जैसी जगह पे बिजनेस सेटअप करना हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको परेशान नहीं करती। इवन यूएस में आप अपना बिजनेस करना चाहते हो ना, गवर्नमेंट आपको सिर पे बिठाती है, अरे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, आ जाओ क्या चाहिए। इंडिया में उल्टा है, अरे बिजनेस करने वाला है, बहुत पैसे होंगे इसके पास, ला हमारा इतना हिस्सा दे दे, ये चार्ज लगेगा, वो टैक्स लगेगा, इतना खर्चा होगा, पहले ही लूट लेते हैं। बोले कैपिटल बचेगी तो मैं बिजनेस करूंगा, तुम लोग सारे ले जाओगे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो पैसा अच्छा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार 40-40% पैसा सरकार को दे दो यहाँ पे, और मिलता क्या है सामने। इससे बेटर है भाई दूसरे कंट्री में चलते हैं जहाँ पे टैक्स तो नहीं भरना पड़े, डेवलपमेंट हो तो अपना भी डेवलपमेंट हो, और कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है तो फैसिलिटी अच्छी मिलती है। तो उस वजह से बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं और वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि भाई टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा लगाया है और वहां पे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट देखो, बोले एक तो तुम इंडियन सिटीजन हो, वहां की सिटीजनशिप मिली नहीं है, इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, वो देश तो तुमसे टैक्स लेता नहीं है, तो हम कैसे छोड़ दे तुम्हें। कहीं तो टैक्स भरो, आदत खराब नहीं होनी चाहिए ना। फिर टैक्स भरने की आदत चली गई तो नुकसान हो जाएगा। तो बोले नहीं हम टैक्स तो वसूल करेंगे। हाँ, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप डीम्ड इंडियन रेसिडेंट हो, बट ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में नहीं, नॉन ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी। ये पहले बाय डिफॉल्ट बोल दिया। ये समझाऊंगा अभी ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी क्या है, आप एटलीस्ट अभी के लिए उसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, पॉइंट समझ आए। तो ये सारी कंडीशंस है। अब आगे जो बढ़ना है उसमें हमें जाना है ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी, द सेकंड फेज। ये बेसिक कंडीशंस थी, वो एडवांस कंडीशन बोली जाती है। उससे पहले अभी पूरा एक बार से अभी तक जितना पढ़ा है ना, रीड करके रिवाइज कर लो, एक बार दिमाग में फिट कर लो कि एग्जैक्टली क्या है, फिर मैं उस पर जाता हूँ। कंडीशंस मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। आगे वाला पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, आप ये पहले पूरा देख लो, 2 मिनट लो आराम से, उसको डाइजेस्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बोलो, पढ़ा, सारी कंडीशंस एक बार क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6। दिस इज अबाउट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखो, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है सेक्शन में, वो प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट अप्रोच है, और अपने जिस तरीके से उसको समझेंगे वो उसका ऑपोजिट अप्रोच है। मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोनों तरीके समझाऊंगा एट दी एंड, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा इन्होंने लिखा है पहले वैसे समझाने गया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। इन्होंने जो ओरिएंटेशन पकड़ा है ना सेक्शन समझाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, उन्होंने इसको टारगेट किया है। और नॉन ऑर्डिनरी कौन होता है, मैं आपको इसकी तरफ से समझा रहा हूँ। ऑर्डिनरी कौन होता है, अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला है कि क्या नहीं करोगे तो आप इसमें आओगे। बात सेम ही है, ऑपोजिट अप्रोचेज है किसी चीज को एक्सप्लेन करने की। इनकी जो ड्राफ्टेड लैंग्वेज है उसमें इसको टारगेट किया है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझाया हुआ है। लेकिन जो आप एग्जीक्यूशन करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट, उसमें ये अप्रोच ज्यादा आपको सिंपल लगेगा वैसा। तो मैं पहले ये समझा रहा हूँ, पहले सेक्शन समझ लो, फिर इनकी लैंग्वेज भी टैली करा दूंगा, तो दोनों बातें सेम है। अब ध्यान देना, अगर आपको ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में आना है, वैसे तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि ऑर्डिनरी में आओगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ना दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। इसको अपने ना एडवांस कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है, एडवांस टर्म्स एंड कंडीशंस। जो पहले वाली थी वो बेसिक थी, ठीक है, ये एडवांस वाली है। फर्स्ट एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इन्होंने बोला कि आपको 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स देखने होंगे। अगर इनके सीक्वेंस में बात करूं तो इन्होंने सेकंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ये है ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में आपका इंडिया में स्टे कम से कम 730 डेज का होना चाहिए, ये कंडीशन है। ऑर्डर वाइज दिस इज कंडीशन नंबर 2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। अब 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कौन से हुए आपको समझ आए। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 25-26, उसके पहले वाले 7 साल, 4 साल तो अपन ने लिखे थे, ये रहे, इसके पहले के और 3 ले लो, 20, 21, 19, 20, 18, 19, ये हो गए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका टोटल स्टे इंडिया में कम से कम 730 डेज का होना चाहिए। अगर है तो आपने कंडीशन फुलफिल कर ली। दूसरी कंडीशन जो है वो है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स वाली। अब 10 कौन से होंगे वो भी आप पता कर ही सकते हो, ठीक है, सेम चीज है। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल ऐसे होने चाहिए, कोई भी 2 साल, एनी 2, जिसमें आपका स्टेटस रेसिडेंट का हो। 10 साल में से कोई भी 2 साल ऐसे हो जिसमें आप रेसिडेंट हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट, शॉर्ट में सबसेक्शन 1। और ऐसा नहीं कंटिन्यूस 2 साल होने चाहिए, पहला और आखिरी साल भी हो सकता है, दूसरा और 5वां साल भी हो सकता है, कोई भी 2 ऐसे होने चाहिए जिसमें आप इस सेक्शन की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस 182 डेज वाली या फिर 60 + 3 65 वाली आप फुलफिल करते हो। बस ये आपको देखना है वैसा। तो ये दोनों कंडीशन में बीच में आएगा एंड का मतलब दोनों फुलफिल करना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन अगर आपने फुलफिल की तो आप ऑर्डिनरी हो। इनमें से एक भी कंडीशन आपने ब्रीच कर दी तो आप कहाँ चले गए, नॉन ऑर्डिनरी। बात समझ आई, बहुत सिंपल तरीका है। ऑर्डिनरी होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पिछले 7 साल में 730 दिन का स्टे, पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट। मैंने पहले ये क्यों समझाया, उसका रीजन है ये गिनना ज्यादा ईजी होगा। आपको ना डेज दे रखे होंगे डेटा में, कौन से साल में आप इंडिया में कितने दिन रहे, सिर्फ कैलकुलेटर पे प्लस करना है। अगर यही कंडीशन फेल हो गई तो ये गिन के क्या करोगे। इस कंडीशन में आपको इंडिविजुअली ईयर वाइज गिनना पड़ेगा। कोई भी 2 साल ऐसे मिल जाए जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैंने ये समझाई, एग्जीक्यूशन करते टाइम आप पहले ये कंडीशन लगा के देख सकते हो, ये फुलफिल हो रही है तो इस पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। वहीं से लिख दो कि ये कंडीशन फेल हो गई है तो भाई अपना असेसी जो है वो नॉन ऑर्डिनरी है। असेसी के लिए फेवरेबल ये ज्यादा होगा क्योंकि नॉन ऑर्डिनरी में कंपेरेटिवली कम कंडीशंस में टैक्सेस लगते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी, तो ये अनफेवरेबल है। बट हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन है जो आपको समझ में आएगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता, क्लियर हुई कंडीशंस। अब इन्होंने जो बोला है ना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखना वो कैसे इंटरप्रेट करना है। अच्छा पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन के लिए सही। मैंने आपको ऐसा बोला, ऑर्डिनरी होने के लिए 7 साल में 730 दिन का स्टे जरूरी है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए 7 साल में 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 729 डेज या उससे कम का स्टे होना चाहिए। बात देखो सेम है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर ऑर्डिनरी होना है तो इंडिया में कम से कम 730 दिन रहना पड़ेगा पिछले 7 साल में।
ये लोग बोल रहे हैं अगर नॉन ऑर्डिनरी होना है तो 729 दिन से ज्यादा इंडिया मत रहना। एक ही बात है, अलग बात है, समझ आई? मैं बोल रहा हूँ 730 डेज अगर इंडिया में रह लिया तो ऑर्डिनरी हो जाओगे। ये बोल रहे हैं अगर नॉन ऑर्डिनरी रहना है तो 729 डेज से एक दिन भी ऊपर इंडिया मत रहना। बात तो सेम ही हुई, समझ आ रहा है? बट वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको नॉन ऑर्डिनरी में आना है और टैक्स वाली कैटेगरी से दूर होना है तो आपको क्या करना है। तो भी पिछले 7 साल का आपका स्टे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 729 डेज और लेस। मैंने यहाँ पे आपको बोला 730 और मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 729 और लेस, ऑपोजिट बात हो गई। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला ऑर्डिनरी तब माने जाओगे जब 10 में से कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट हो जाओ। इन्होंने बोला नॉन ऑर्डिनरी तब माने जाओगे जब 10 में से कोई भी 9 साल नॉन रेसिडेंट हो जाओ। सेम बात है, ऑपोजिट। 10 में से 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से अगर आप 9 साल तक नॉन रेसिडेंट हो तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी? नहीं, तो ऑपोजिट कंडीशन होगी। तो बात को समझाने का तरीका ऑपोजिट है, मतलब दोनों का सेम ही है। अब ये थोड़ा सा ना 729 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट, तो 9 साल चेक करने बैठोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और समझने में भी 2 मिनट लगती है कि किस तरफ जा रहा है। ये सीधा सीधा तरीका है, सीधा प्लस करो मालूम पड़ जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये मेथड आपको ज्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन लॉ में जो लैंग्वेज है वो ऐसी है। तो लैंग्वेज भी आपको मैंने बता दी और एप्लीकेशन भी बता दिया। ये लैंग्वेज याद रखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। आप कैलकुलेशन के लिए ये तरीका यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर हो? अब देखो सबसेक्शन 6 में पेज 20 पे जो पॉइंट लिखे है ना नीचे ए और बी, वो दोनों कंडीशन आप एक बार रीड करो और जो मैंने अभी बोला उससे रिलेट करो। और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला जो है, ठीक है, ये नोट्स में नहीं है। नोट्स में तो जो ओरिजिनल बैरेट की लैंग्वेज है ना वो है, तो ये लिख भी लो साथ में। ये कैलकुलेशन में तो यही काम आएगा। और ही आएगा ना, इसमें एंड है तो उसमें ऑपोजिट में और हो जाएगा ना। यहाँ मैंने एंड बोला ना, तो इसमें और ही आना था, ऑपोजिट चल रहा है पूरा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर लो, आप नॉन ऑर्डिनरी हो जाओगे। तो ऑर्डिनरी होने के लिए दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी, तो एक भी फेल हो गए तो नॉन ऑर्डिनरी हो गया ना, इसलिए और है। अच्छा वो पॉइंट भी पूछा, वो भी ऑपोजिट हो गया। यहाँ 2 साल बोला था रेसिडेंट होना पड़ेगा, यहाँ बोला 9 साल नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा। यहाँ बोला 730 दिन कम से कम स्टे करना पड़ेगा, यहाँ बोला 729 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ बोला दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है यहाँ दोनों में से अगर एक भी हो गई तो अपना काम हो गया, ऑपोजिट चलेगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट है। समझाने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं आपको ये नहीं भी बताता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट जो सेक्शन की लैंग्वेज है घर जाके पढ़ोगे बोले सर या तो कोई उल्टा ही लिखा हुआ है, तो आपको कोरिलेट करा दिया कि दोनों बातें सेम है और कुछ नहीं है। बोलो समझ आ गई? ये है ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी वाला कैलकुलेशन कैसे होगा। अब वो जो ऊपर डीम्ड रेसिडेंट में लिखा था ना कि डीम्ड रेसिडेंट हमेशा नॉन ऑर्डिनरी होगा, वो बात आपको अब समझ आ जाएगी जो मैं ऐसा बोल रहा था। इसके बाद जो सबसेक्शन 6 में सी पॉइंट है वो सेम ही है, रिपीट ही हो रहा है, बात हो गई। सी और डी पॉइंट तो ऑलरेडी समझा दिया पीछे, वही रिपीटेशन। चलिए, तो ये इंडिविजुअल द्वारा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है एचयूएफ सबसेक्शन 2। एचयूएफ वाले में कैलकुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा, वो भी समझ लो।
दिस इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ HUF। HUF में सेम बाइफर्केशन उन्होंने किया है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, सेम बाइफर्केशन है। अब HUF का ऑर्डिनरी मतलब HUF का रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होना किस बेसिस पे डिपेंड करता है, उसमें उन्होंने बोला है कंट्रोल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर HUF का बिजनेस 1% भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो फिर वो HUF रेसिडेंट है, और अगर पूरा बिजनेस इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई HUF का बिजनेस कहाँ से मैनेज हो रहा है, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, कुछ ज्यादा उन्होंने टेक्निकलिटी यहाँ पे रखी नहीं। क्लियर हो गया? एक ही पॉइंट है बस, कोई डेज और वो सब कुछ गिनना नहीं, सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डेटा आपको देखना है कि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट वाले लोग कहाँ बैठ के मीटिंग्स करते हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है, ये सब बातों से बात क्लैरिफाई हो जाएगी। वैसा बोलो, क्लियर हुआ? चलिए अब ये पार्ट देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। एक HUF ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी कैसे होगा, ये कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा HUF के कर्ता पे, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ HUF, उसको अपने कर्ता बोलते हैं या मैनेजर बोलते हैं, वैसा है। अब ये जो कर्ता है ऑफ HUF वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये HUF ऑर्डिनरी कैटेगरी में जाएगा या नॉन ऑर्डिनरी में। वैसे डिसाइडिंग फैक्टर है तो उसको करना क्या पड़ेगा, कर्ता को सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की जो 2 एडवांस कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? 730 डेज और 10 ईयर्स वाली, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाली जो हमने यहाँ पे देखी, ये 2। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, अगर एक इंडिविजुअल की बात भी हम करें तो उसमें भी यही रूल होता है ना, इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ये पॉइंट डिपेंड करता है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 6 पे। ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन नॉन रेसिडेंट हो बट ये कंडीशंस फुलफिल करता हो। ठीक है, देखो नॉन रेसिडेंट होने के बाद आगे अपन चेक करते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो अपन तो यही रुक जाते हैं सबसेक्शन 1 में। बट ये चीज जो है वो सिर्फ इसके लिए चेक होती है। अगर इसके लिए ये कंडीशन चेक करे तो क्या पॉसिबल है कि वो फुलफिल कर ले? मतलब लिख के बता देता हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये है बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस मतलब सबसेक्शन 1 वाली, और ये है एडवांस कंडीशंस। कौन सी? सबसेक्शन 6 वाली। बेसिक कंडीशन में हम देखा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरा ऑप्शन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, एडवांस कंडीशन में ये है कि या तो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट, या फिर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से 730 दिन का स्टे कम से कम होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई इंडिविजुअल ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा है लेकिन अगर ये वाली चेक करोगे तो कर रहा है? हो सकता है ऐसा, मैथमेटिकली पॉसिबल है, सोच के बता दो। 2 मिनट ले लो, है पॉसिबल ऐसा? सबसेक्शन 1 में फेल हो रहा है, सबसेक्शन 1 की दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन सबसेक्शन 6 वाली दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है पॉसिबल? आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी वाले पे मत जाओ, सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशंस पे जाओ।
सब सेक्शन 1 फेल हो गया, 182 डेज इंडिया में नहीं था लास्ट ईयर, 60 डेज भी नहीं था, 59 डेज था, तो ये दोनों कंडीशन फेल हो गई, मतलब रेसिडेंट तो है ही नहीं। बट अपन ने फिर पीछे जाके तो चेक ही नहीं किया। जब पीछे जाके चेक किया तो पिछले 7 साल वो पूरा साल इंडिया में था, तो हो गया 730 डेज, और 7 साल से इंडिया में था तो 2 इयर्स वाला भी तो हो गया। तो ऐसा पॉसिबल तो है कि जो बंदा सबसेक्शन 1 में फेल हो रहा है वो फिर भी सबसेक्शन 6 पास कर रहा है, समझ आ रहा है? तो नॉन रेसिडेंट होते हुए भी ये वाली कंडीशन वो फुलफिल कर रहा हो, ये पॉसिबल है। अब मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्ता वाले केस में, सबसेक्शन 2 में, इन केस ऑफ HUF जब बात हो रही है कर्ता की, ये कर्ता इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि HUF ऑर्डिनरी होगा या नॉन ऑर्डिनरी, मतलब HUF का ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी होना इस पर डिपेंड करता है, बोलने का मतलब ये है। और HUF को ऑर्डिनरी करवाने के लिए इसको मिनिमम क्या फुलफिल करना पड़ेगा? सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6। मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ उस पर, लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि भाई कर्ता को ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सेक्शन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेक्शन में रिक्वायरमेंट होती तो फिर कर्ता को सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 6 दोनों फुलफिल करना पड़ता, लेकिन लॉ में रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ ये, मतलब जो अपना HUF का कर्ता है ना, अगर वो बेसिक कंडीशन में फेल भी हो जाए चलेगा, बस ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे। बाद में फर्क है, सेक्शन में बोल दिया होता है कर्ता मस्ट बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन ऑर्डर ऑफ मेकिंग द HUF ऑल्सो ऑर्डिनरी, तो फिर कर्ता को ये भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती और ये भी करनी पड़ती। सेक्शन में कौन सी कंडीशन मांगी है? सिर्फ ये वाली नहीं। तो लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कर्ता का ऑर्डिनरी होना जरूरी है, बट फिर तो आप उससे ये कंडीशन भी फुलफिल करवा रहे हो जो लॉ मांग ही नहीं रहे, तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया और आपके आंसर्स में इस वजह से फर्क पड़ सकता है। कोई करता ऐसा होगा जो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई तो नॉन रेसिडेंट, आप तो आगे चेक ही नहीं करोगे, बोले नहीं नहीं तो नॉन रेसिडेंट हो गया तो HUF नॉन ऑर्डिनरी, गलत, ये चेक कर लो, क्या पता है फुलफिल कर रहा हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो असेसी ये कंडीशंस फेल कर रहा है वो ये कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है। बात समझ आई? नहीं, नॉट नेसेसरी ना, जब ये फुलफिल नहीं है तो रेसिडेंट ही नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट होते हुए भी ये वाली कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। रेसिडेंट होना और नॉन रेसिडेंट होना इस पर डिपेंड करता है, ऑर्डिनरी होना नॉन ऑर्डिनरी होना इस पर डिपेंड करता है। तो एक इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है तो फिर वो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी का क्राइटेरिया चेक होता है, लेकिन जो इंसान नॉन रेसिडेंट है उसके लिए अपन ये क्राइटेरिया चेक ही नहीं करते। बट चेक नहीं करते इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फुलफिल ही नहीं कर सकता, मैथमेटिकली तो पॉसिबल है। अब अगर कर्ता इस कंडीशन में फेल हो रहा है तो टेक्निकली वो क्या है? नॉन रेसिडेंट, बट ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसके लिए कोई टर्म नहीं है, उसको फिर ऐसे नहीं बोलेंगे नॉन रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अभी बोला नॉन रेसिडेंट फिर बोले ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अरे ये कैसी बात है? नॉन रेसिडेंट है कि रेसिडेंट है? तो जो कर्ता इस कंडीशन को फेल करके सिर्फ ये वाली फुलफिल कर रहा है उसके लिए कोई टर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ये फुलफिल कर रहा है उस वजह से उसका HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, क्योंकि HUF का बिजनेस तो इंडिया से कंट्रोल हो ही रहा था, तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से उसका HUF रेसिडेंट तो था। पर अब HUF को ऑर्डिनरी बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कर्ता को ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, बस इतना ही आपको उसको रखना है, उसका नाम नहीं देना है ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। वैसे इंडिविजुअल के केस में आप नाम दे रहे हो वो अलग बात है वैसे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं इसमें, पढ़ाने वालों को भी ध्यान नहीं जाता है और पढ़ने वालों को तो ऑब्वियसली फिर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो चीज कैसे वर्क कर रही है। इसलिए मैंने सेक्शन की लैंग्वेज रखी हुई है, यहाँ ना लैंग्वेज चेंज करने में मीनिंग बदल जाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया उस पॉइंट पे तो आपको भी गलत बता दूंगा, आप भी वही करके आओगे, एग्जाम में सम गलत हो गया तो पता ही नहीं चलेगा ये मिस्टेक कहाँ हो गई। बोलो क्लियर? तो ये आपका HUF वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, अगर इंडियन कंपनी है तो इट इज ऑलवेज रेसिडेंट, कुछ सोचना ही नहीं, इंडियन कंपनी का टैग लगते हैं ऑलवेज रेसिडेंट। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है तो 2 क्राइटेरिया है, ये देखो कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, इंडिया से मैनेजमेंट हो रहा है या बाहर से हो रहा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया से हो रहा है तो फिर वो रेसिडेंट मानी जाएगी,
और यही अगर मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। वैसे यही सबसेक्शन 4 है, एवरी अदर पर्सन, ओपन एंडेड पॉइंट, सेम स्टोरी। रेसिडेंट अगर मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, नॉन रेसिडेंट अगर मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से हो रहा है। ओपन एंडेड क्राइटेरिया है, कंपनी, एचयूएफ, इंडिविजुअल्स के अलावा कोई और बच गया, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, तो उनको आप इसमें गिन सकते हो। आर्टिफिशियल पर्सन को गिन सकते हो वैसे, तो सिंपल कंडीशन है। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 4 भी कंप्लीट। और क्या है, अब कुछ इलस्ट्रेशन हैं इसके बेसिस पे। आधे तो एमसीक्यू लेवल के हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कंडीशन समझाई है ना, वैसे ही है। ये आपको पहले ट्राई करना है, एक बार कोशिश तो कर लो, नहीं आएंगे तो मैं सारे यहाँ सॉल्व करा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉड्यूल के सम्स हैं, आपको एक बेसिक लेवल का आइडिया मिल जाएगा कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सेक्शन 6 अपन ने पूरा यहाँ कंप्लीट किया, इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद बाकी के सेक्शंस आएंगे। हाँ, उससे पहले मतलब एंड करने से पहले अगर और कुछ कंटेंट अपन कवर कर सकते हैं तो वो सेक्शन 6 के पहले का कंटेंट है, आप एक बार देख लो। पेज नंबर 18 पे आ जाओ, मैं जितना आज कवर करा सकता हूँ करा देता हूँ, आधा चैप्टर बाकी रखूंगा कल के लिए, आधा आज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेज नंबर 18 पे आना, उसमें आपको एक टेबल दिखेगा, सेक्शन 5, ये इसके आगे जितनी थियरी दे रखी है ना 2-3 पेज की, उसका पूरा समरी है। आप टेबल पढ़ लो, आपको समरी, वहां से थियरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक बार घुमा लेना, आपको पता चल जाएगा, सेम ही लिखा हुआ है, वही चीज पॉइंट वाइज लिखी है, 3 पेज भर गए, उसी को पूरा टेबल में कवर कर दिया। तो अपने लिए टेबल पूरा क्रक्स है उसका, वो देख लो। यहाँ पे देखो बोला है 3 टाइप के एसएससी, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, जो अभी बात हुई, अब आपको पता है कि ये सब में डिफरेंस क्या होता है। अब इनके लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है वो सेक्शन 5 डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले बोला इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अक्रू होना मतलब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, और रिसीव होना मतलब एक्चुअली में पैसे मिले कहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहाना पकड़ा है, बोले अगर इंडिया में पैसा रिसीव हो गया तो भाई पैसा इंडिया में रिसीव हुआ, टैक्स तो लगेगा। अगर इंडिया में रिसीव नहीं हुआ बट ओरिजिनेट इंडिया से हुआ, बोले रिसीव पूरी दुनिया में कहीं पे भी हुआ, सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया है, टैक्स तो लगेगा। तो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं टैक्सेबल करने का, और बचने के रीजंस बहुत कम मिलेंगे आपको। तो देख लो, अगर इंडिया में इनकम रिसीव हुई है, ओरिजिनेट बाहर से हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल क्यों, क्योंकि रिसीव इंडिया में हुई है। फिर बोला इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया में रिसीव की है, वो भी सारी टैक्सेबल। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, जनरेट इंडिया से हुई है, रिसीव भले आपको दूसरे देश में हुई हो, भाई जनरेट इंडिया से हुई है, हम टैक्स लगाएंगे। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मान लिया जाएगा कि इंडिया से जनरेट हुई है तो भी टैक्स लगाएंगे। तो देखो सारे फंसे पड़े यहाँ पे, कोई बचा अभी तक नहीं। नेक्स्ट देखो, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम रिसीव इंडिया में हुई है, नहीं सॉरी, दोनों इंडिया के बाहर है। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। एक बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बिजनेस एस्टैब्लिश किया हुआ इंडिया के बाहर, इंडियन कंपनी, उसकी फॉरेन ब्रांच, टाटा मोटर्स की कंपनी है यूके में, प्लांट वहां पे है, कंपनी वहां पे खोल रखी है, पर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, बिजनेस है इंडियन कंपनी, लेकिन इनकम अक्रू कहाँ पे हुई, यूके में। इनकम रिसीव कहाँ पे हुई, यूके में। समझ आ रहा है। अब इस चक्कर में फंसेगा कौन, इस चक्कर में फंसेगा, ठीक है, इस चक्कर में फंसेगा अपना रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। देखो दोनों फंस जाएंगे, दोनों में यस लिखा है, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है उसको नहीं पकड़ सकते। आप इमेजिन करो, टाटा मोटर्स के यूरोप के प्लांट में एक ब्रिटिश नेशनल, वहां का ब्रिटिशर काम कर रहा है उस फैक्ट्री में, उसको वहां हर महीने सैलरी मिल रही है पाउंड्स में। अब इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है क्या? बोले नहीं, टाटा कंपनी तो इंडिया की। अरे भाई, कंपनी फैक्ट्री वहां पे है, बंदा वहां का है, सिटीजन नेशनल वहां का है, पैसे उस करेंसी में ले रहा है, इंडिया दूर दूर तक आता नहीं है कभी, उस पर इंडियन गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगा रही है? बोले तुम लोगों ने बहुत लगाम लगाया था हमारे ऊपर, हमारा क्रेडिट लेना बाकी है उसका, अब तुम्हारे वर्करों से वसूल करेंगे, अब तुम्हारा हर ब्रिटिश वर्कर इंडिया में भी 3 गुना टैक्स भरेगा। ठीक है, जैसे लगान वसूल किया था तुम लोगों ने, वैसे चलेगा ऐसा? नहीं, तो वो नहीं हो सकता, तो वहां पे नो लिखा है। बट ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी जो भी होगा, रेसिडेंट हो, तो घूम फिर के इंडिया आने ही वाला है, तो उससे तो वसूल कर ही सकते हैं, तो उसको यहाँ पे पकड़ लिया वैसा, ये कंडीशन। बाकी देखो, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बिजनेस भी इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रहा है, इनकम भी इंडिया के बाहर जनरेट हो रही है, इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है। अब इसमें किसको पकड़ेंगे? इसमें एक ही फंसेगा, ऑर्डिनरी, वो घूम फिर के इंडिया ही आता है। ऑर्डिनरी वाला तो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है, उसको पकड़ लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ दिया। पता चला? तो इसमें नॉन ऑर्डिनरी वाला बच गया और नॉन रेसिडेंट वाला बच गया वैसा।
हाँ चलिए, तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग जो बच गए, नॉन ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया के बाहर का बिजनेस है, मतलब ऐसा समझ लो कि कंपनी भी इंडिया की नहीं है, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो नहीं रहा है। अब ऐसा कुछ है कि गूगल है, गूगल यूएस की कंपनी है, यूएस में ऑफिस है, अब बंदा काम भी वहीं पे कर रहा है, पैसा भी डॉलर में कमा रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रहता है इंडिया में। तो बाहर जाके पैसे कमा के इंडिया वापस आओगे तो इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। लेकिन बाहर जाके पैसे कमा के वहीं रह जाओ, नॉन रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी, फिर पैसा नहीं लेंगे आपसे, बहाना नहीं मिलेगा। ऐसा ऑब्वियस नहीं लगना चाहिए कि लूटना है आपको, लूटना है लेकिन लगना नहीं चाहिए, बहुत फर्क है ना, ठीक है। आपको वो दिखाना नहीं है कि आप जेब काटने बैठे हो, लेकिन जेब काट लेनी है, पहला मौका मिलते ही काट लो। लेकिन एकदम ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए कि फिर पब्लिक इरिटेट हो जाए कि यार ये तो लुटेरे हैं, मतलब फिर वैसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है वैसे। नेक्स्ट, इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हुई, इंडिया के बाहर आपने कमाई, बट ये बाद में इंडिया में आपने रेमिट कर दी, मतलब ट्रांसफर कर दी। तो बोला इसके ऊपर टैक्स नहीं है, वैसे बोला हुआ है, बिकॉज ये पिछले साल की इनकम हो सकती है, या उस साल में आपने वहां पे उस सरकार को टैक्स भर दिया होगा, वैसा हो सकता है। बहुत सारे इंडियंस जो दूसरे देश में काम करते हैं वो वहां की सरकार को टैक्स पे करते हैं, फिर कुछ पैसा बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं और फैमिली को इंडिया पैसे भेजते हैं। अब वहां भी टैक्स भरेंगे, यहाँ भी टैक्स भरेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो इसमें ना डबल टैक्सेशन पॉलिसीज होती है, एक बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। आपके सिलेबस में टॉपिक है नहीं, लेकिन यहाँ रिलेवेंट है। कोई भी इंसान जो 2 देश में इनकम कमा रहा है उसके लिए DTAA के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उसको कोई एक ही जगह टैक्स भरना पड़ेगा, या दोनों जगह आधा आधा टैक्स भरना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। आप सोचो नहीं तो कितना महंगा पड़ेगा। मैं यूएस जाके पैसे कमा के आया, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो वहीं पे टैक्स काट लिया, गाड़ी में से पेट्रोल भी निकाल लिया, बोले तेल दिखते कुछ हो जाता है मुझे, ठीक है, बोले तो चाहे सब्जी में से भी तेल निकाल लेगा, ठीक है। मीम चल रहे थे ना, खाने में तेल ज्यादा था तो अमेरिका वाले आ गए, बोले यहाँ पे भी तेल मिला है वैसा है। तो उसने तो टैक्स काट ही लिया। फिर इंडिया आया तो निर्मला ने टैक्स काट लिया, बोले यार यहाँ के बंदे यहाँ तो देना ही पड़ेगा टैक्स। बोले यार वहां भी भर के आया हूँ, बोले वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है, वहां की सरकार आपसे टैक्स ले रही है, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर दोनों जगह टैक्स पे करूंगा तो मुझे बचेगा क्या। एक तो इंडिया का बंदा यूएस तक जाके मेहनत करके पैसे कमा के आया, दोनों ने टैक्स ले लिया, 30% यहाँ लगा दिया, 30% वहां लगा दिया, तो मुझे क्या बचेगा। बोले नहीं फिर भी मेजोरिटी स्टेक तो आपके पास ही है ना, 40% तो आप बचा रहे। बोले ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ, 100 में 40 मिला मुझे, तो 30-30 तुम लोग ले गए, तो बाकी क्या करूँ, डोनेट कर दूं, क्या करूंगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फिर बोला है कि अगर ऑलरेडी वहां पे आपने टैक्स भर दिया है, बाद में पैसा रेमिट करके इंडिया लेके आ रहे हो तो टैक्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे, ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स, पास्ट है ना पिछले साल के, अनटैक्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उस देश में टैक्स लगता नहीं, तो उस वजह से भी यहाँ पे फिर वापस उस वजह से टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी कि वहां टैक्स नहीं लगता तो यहाँ दे दो। वो खाली उसी में आ सकती है जब वो डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशन है, जब इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो। अगर इंडिया में 15 लाख से कम कमा रहे होते तो फिर इधर आ जाते, समझ आ गया वैसे। एग्रीकल्चर इनकम तो सबके लिए एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम में पॉइंट है, एग्रीकल्चर इनकम तब मानी जाती है जब वो इंडियन सॉइल पे कमाई गई। ये पॉइंट उस दिन एग्रीकल्चर इनकम में डिस्कस करना मेरे रह गया था, अभी मुझे स्ट्राइक हुआ है, अपन ने तब वो बात की नहीं, वहाँ कहीं शायद लिखा भी नहीं था, ध्यान में नहीं आया। एग्रीकल्चर इनकम तब मानी जाती है जब वो इंडियन सॉइल पे कमाई गई। अभी आप इंडिया के बाहर जाके यूरोप में कहीं पे फार्मिंग करके वहां से एग्रीकल्चर इनकम अर्न करके इंडिया आ जाओ तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, ये कंडीशन है, तो ध्यान रखना। बोलो क्लियर हो रहा है। दिस इज सेक्शन नंबर 5। ये पूरा आपका टेबल यहाँ पे कवर हो गया। इसके पहले की जो थियरी है ना, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता देता हूँ क्या क्या कवर हो चुका है। एक्चुअली सारा है, पेज नंबर 15 और 16 पे जो टॉपिक है वो ये टेबल है पूरा। प्लेस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनकम सेल्फ रीडिंग टॉपिक है, कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं, कोई क्वेश्चन बने वैसा भी नहीं, एक बार सिर्फ पढ़ लेना जनरल नॉलेज के लिए। और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अपन कब से बात कर ही रहे हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है। ये सब थोड़ा सा अननेसेसरी थियरी है, मॉड्यूल का पार्ट है, मैंने रखा हुआ है बस। सेक्शन 5 के बाद एक सेक्शन 5A है छोटा सा, बीच में बात हो रही थी पोर्चुगीज सिविल कोड गोवा वाला, ये वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हस्बैंड वाइफ की इनकम है, सैलरी के अलावा सारी इनकम का टोटल करो डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वालिटी। कोई ये नहीं बोलेगा मैंने पैसे ज्यादा कमाए, वो जितनी मेहनत करनी कर, लास्ट में आधे आधे होने, वैसा है। तो जो भी पैसे काउंट होंगे आधे आधे होंगे। सैलरी इनकम इंडिविजुअल होती है क्योंकि वो आपकी मेहनत के पैसे आपको मिल रहे हैं,
वो दूसरे के अकाउंट में काउंट नहीं हो सकते बस वैसा। सेक्शन 6 हो गया, 5A हो गया, इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। अब मेरे लिए बचा है सेक्शन 7, 8 और 9। 9 बड़ा सेक्शन है, उसमें क्या अंदर कंडीशंस बहुत सारी है और उसके बेसिस पे सम्स है। तो कल मैं आपको सारी थियरी कंप्लीट कराऊंगा और फिर अपन जो उसके इलस्ट्रेशंस पीछे वाले बचे हैं वो सॉल्व करेंगे। तो परसों तक थोड़ा बहुत जाएगा कंटेंट, बाकी मेजॉरिटी तो कल हो जाएगा। ठीक है।